हेलो बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि संरचनात्मक परिवर्तन किसे कहते हैं और ब्रिटिश के सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव क्या क्या हुए थे। अब इस पार्ट में हम इस पूरे चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे और कल फिर हम अगला चैप्टर शुरुआत करेंगे बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे पूंजीवाद क्या चीज़ होता है। पूंजीवाद का क्या अर्थ है, यानी कैपिटलिज्म क्या चीज़ होता है। कैपिटलिज्म मतलब क्या होता है, पूंजीवाद होता है। एक होता है बच्चों साम्यवाद, एक पूंजीवाद होता है। तो पूंजीवाद क्या है, एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन का साधन और स्वामित्व कुछ विशेष लोगों के हाथों में ही होता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, पूंजीवाद। यानी जो उत्पादन के साधन होता है ना, वो कुछ ही विशेष लोगों के पास जो सारी संपत्ति होती है एकत्रित हो जाती है, और वो लोग जो होते हैं ना वो राजनीतिक आर्थिक रूप से भी बच्चों ताकतवर होते हैं। पूंजीवाद में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा या लाभ पे बल दिया जाता है और इसे गतिशीलता, वृद्धि, प्रसार, नवीकरण, तकनीक तथा श्रम के बेहतर उपयोग के लिए भी जाना जाता है। यानी इसमें मशीनीकरण का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, श्रम के बेहतर उपयोग के लिए ये जाना जाता है। इससे बाजार को विस्तृत और भूमंडलीकरण के रूप में देखा जाने लगा था। यानी पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें इसका स्वामित्व कुछ विशेष लोगों के हाथों में ही होता है, और वे लोग बच्चों राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से भी ताकतवर होते हैं। भारत में पूंजीवाद के विकास के कारण उपनिवेशवाद पर भी बल दिया गया था, प्रबल दशा था, और इस प्रक्रिया का प्रभाव भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना पर भी पड़ा था। यानी जब भारत में पूंजीवाद आया था, इसका पूंजीवाद आया था बच्चों हमारे वहाँ पे ब्रिटेन का पूंजीवाद था। और ब्रिटेन का पूंजीवाद कैसा था, अधिक से अधिक लाभ कमाना था। भारतीयों का विकास तो करना ही नहीं चाहते थे, वो चाहते थे बस अधिक से अधिक हमें लाभ प्राप्त हो। और इसी पूंजीवाद के कारण बच्चों प्रजातंत्र का अर्थ क्या होता है बच्चों, लोकतंत्र होता है। क्या होता है, लोकतंत्र किसे कहते हैं बच्चों, लोगों के लिए, लोगों द्वारा शासन, लोगों के लिए और लोगों द्वारा शासन को हम क्या कहते हैं बच्चों, लोकतंत्र कहते हैं। और लोकतंत्र की ये परिभाषा किसने दी थी, अब्राहम लिंकन ने, जो कि अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। तो समझ में आ गया होगा आपको बच्चों पूंजीवाद का मतलब क्या होता है। एक ऐसी आर्थिक प्रणाली जिसमें स्वामित्व कुछ विशेष लोगों के हाथ में होता है और ये ताकतवर होते हैं, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से अधिक लाभ कमाने पर बल दिया जाता है। यानी इनका मेन उद्देश्य क्या होता है बच्चों, अधिक से अधिक लाभ कमाना। और इसी से उपनिवेशवाद आया था और भारत में इसी के कारण प्रजातंत्र की भावना का उदय हुआ था। प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र होता है बच्चों। जैसे कई लोगों ने एक नारा भी दिया था, जैसे बाल गंगाधर तिलक उस टाइम के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे। इन्होंने कहा था स्वतंत्रता हमारा जनसिद्ध अधिकार। स्वतंत्रता हमारा जनसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था बच्चों, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। उसके बाद बच्चों आपका अगला टॉपिक आता है कि औपनिवेशिक अनुभव क्या क्या चीज़। तो औपनिवेशिक, जैसे उपनिवेशवाद बताया था मैंने बच्चों आपको कि जब कोई ताकतवर देश किसी कमज़ोर देश पे कब्जा कर लेता है तो उसे हम क्या, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्र पे कब्जा कर लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद कहते हैं। और भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक रहा है। तो बच्चों अंग्रेज हमारे वहाँ पे लगभग कितने साल तक थे, लगभग 200 सालों तक थे। यानी 1757 से लेकर 1947 तक लगभग 200 साल तक हमारे वहाँ पे अंग्रेज़ों का राज था। जो ब्रिटिश शासन से पूर्व, यानी अंग्रेज के आने से पहले भारत को सोने की चिड़िया की संज्ञा दी जाती थी। लेकिन जैसे ही बच्चों अंग्रेज आए थे ना, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारा भारत सोने की चिड़िया से शोषित भारत हो चुका था। क्योंकि जो अंग्रेज थे ना, ब्रिटेन थे, वो भारत से कच्चे माल तो कहाँ लेकर जाते थे, ब्रिटेन में, और ब्रिटेन से बने बनाए माल लेकर आते थे कहाँ पर बच्चों, भारत में ही बेचते थे। जिससे भारत का आर्थिक तंत्र जो है असफल हो गया या विफल हो गया बच्चों। पहले लोग क्या थे, भारतीय व्यवसाय जो कि पहले कभी कृषि पे निर्भर थे, आज हमारे समाज को उन्होंने औद्योगिक समाज बना दिया, यानी उद्योगों पे डिपेंड कर दिया। और इस औद्योगिकरण के साथ साथ में बच्चों क्या आया था, नगरीकरण भी आ गया था। उपनिवेशवाद के दौरान जो है कई सारे संरचनात्मक परिवर्तन हुए थे, लेकिन दो महत्वपूर्ण क्या थे, औद्योगिकरण और नगरीकरण हुआ था। अब तो औद्योगिकरण किसे कहते हैं बच्चों, औद्योगिकरण का संबंध होता है कि यांत्रिक उत्पादन के उदय से, यानी ऊर्जा के गैर मानवीय संसाधनों पर निर्भर, यानी उद्योग धंधे उठेंगे, मशीनों का प्रयोग होगा, और मशीनों में क्या होंगे बच्चों, ज़्यादातर लोगों की आवश्यकता होगी,
है ना, गैर मानवीय तरीके से ज़्यादातर उत्पादन किया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, लोग कारखाने दफ्तर में कार्य करेंगे, इसी को हम औद्योगिकरण कहते हैं। और इसी के कारण जो है कृषि व्यवसाय में लोगों की संख्या जो है कम होती जा रही थी, यानी जो लोग कृषि में काम करते थे वो कम होते गए। और औपनिवेशिक काल के दौरान ही नगरीकरण भी होने लगा था, है ना। पुराने शहरों का अस्तित्व कमज़ोर होने लगा, उनकी जगह नए औपनिवेशिक शहरों का विकास हुआ था। औद्योगिकरण का परिणाम ही क्या हुआ, नगरीकरण। उद्योग धंधों के लोग काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह आने जाने लगे। औद्योगिकरण का परिणाम क्या हुआ, नगरीकरण हुआ। दोनों एक साथ चलने वाली प्रक्रिया, यानी औद्योगिकरण और नगरीकरण क्या होता है बच्चों, एक साथ ही चलता है। अब नगरीकरण किसे कहते हैं बच्चों, तो नगरीकरण क्या है, रोजगार अथवा व्यवसाय हेतु लोगों का गाँवों से शहर की ओर पलायन करना ही क्या कहलाता है, नगरीकरण कहलाता है। आज हमारे वहाँ पे बच्चों 31% लगभग जनसंख्या नगरों में रहती है, 68% जनसंख्या कहाँ पर रहती है बच्चों, गांव में। यानी आज भी भारत को गांवों का देश कहा जाता है। हमारे वहाँ पे बच्चों 6.5 लाख से भी ज़्यादा गांव है हमारे वहाँ पे ना। अगर पूछे बच्चों नगरीकरण का वैश्विक उदाहरण, सबसे पहले इंग्लैंड की राजधानी जो है ब्रिटेन की राजधानी बच्चों लंदन में देखने को मिला था। और लंदन कौन सी नदी के किनारे बच्चों, थेम्स नदी। यानी जो इंग्लैंड या ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, सबसे पहले नगरीकरण वहाँ पर हुआ था। सन 1800 में यहाँ की जनसंख्या बच्चों सिर्फ 10,000 रुपये थी, जो कि कुल जनसंख्या का 20% थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही औद्योगिकरण हुआ, नगरीकरण सन 1900 में आकर 74% हो गया। तो वैश्विक उदाहरण हमें नगरीकरण का कहाँ मिलता है बच्चों, लंदन में देखने को मिलता है। और लंदन किस नदी के किनारे है बच्चों, थेम्स नदी के किनारे। कौन सी नदी है बच्चों, थेम्स नदी के किनारे। लंदन कौन सी नदी के किनारे, थेम्स नदी के किनारे। तो औपनिवेशिक अनुभव यही था बच्चों कि पहले हम सोने की चिड़िया की संज्ञा दी जाती थी। अंग्रेज जैसे ही गए बच्चों, हमारा भारत शोषित भारत हो चुका था। और 2 संरचनात्मक परिवर्तन महत्वपूर्ण कर गए थे, नगरीकरण और औद्योगिकरण। उपनिवेशवाद के दौरान जो हुआ था, औद्योगिकरण मतलब कि उद्योग धंधे लगेंगे, मानवीय संसाधन पर निर्भरता कम होगी, गैर मानवीय तरीके से हम ज़्यादा उत्पादन करेंगे, यांत्रिक उत्पादन करेंगे, भाप के इंजन से उत्पादन करेंगे। इसका परिणाम क्या हुआ था, नगरीकरण। लोग नगरों में जाने लगे। हमारे वहाँ पे आज 31% जनसंख्या कहाँ रहती है बच्चों, नगरों में रहती है। 68% जनसंख्या अभी भी कहाँ रहती है, शहरों में रहती है। भारत को अभी भी क्या कहते हैं बच्चों, गाँवों का देश कहते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है बच्चों आपका कि भारत के अंदर जो ब्रिटिश औद्योगिकरण है उसका आखिर प्रभाव क्या क्या पड़ा। उसके 4 प्रभाव पड़ेंगे बच्चों। पहला पॉइंट आप डालना अपने एग्जाम में कि औद्योगिक क्षरण हुआ। अब औद्योगिक क्षरण किसे कहते हैं बच्चों, कि भारत में जितने भी पुराने नगरीय केंद्र थे ना, उनका पतन हो गया। पुराने नगरीय केंद्र जैसे बच्चों हमारे वहाँ पे सूरत और मछलीपट्टनम थे, जहाँ से व्यापार होता था। लेकिन जैसे ही नए नगरीय केंद्र अस्तित्व में आए ना, कौन, मुंबई और मद्रास, उनके कारण जो सूरत और मछलीपट्टनम थे ना, इनका अस्तित्व ही खत्म होने लगा था। जिस तरह से ब्रिटेन में उत्पादन को बढ़ावा मिला, उसके विपरीत भारत में जो है उत्पादन में गिरावट आई। औद्योगिक क्षरण का मतलब कि हमारे वहाँ पे जो उत्पादन हो रहा था, उद्योग लग रहे थे, भारतीय जो चीज़ें थी ना, उनमें गिरावट आई थी। भारतीय नगरीय केंद्र जो थे ना, उनका पतन हो गया। नए नगरीय केंद्र जो औपनिवेशिक वाद की देन थी, मुंबई और मद्रास जो है विकसित हुए थे। धीरे धीरे बच्चों मैनचेस्टर प्रतियोगिता के कारण रेशम और कपास का उत्पादन और निर्यात भी हमारे वहाँ का गिरता गया। मैनचेस्टर किसे कहते हैं बच्चों, इंग्लैंड की वस्त्र नगरी को हम क्या कहते हैं, मैनचेस्टर कहते हैं। जैसा कि बच्चों आपको बताया, नए औद्योगिक केंद्र बम्बई और मद्रास हो गए, जो कि उपनिवेशवादी शासन में जो है काफ़ी प्रचलित हुए और ये मजबूत केंद्र भी थे। ब्रिटिश अधिकार के दौरान ही हमारे वहाँ पे बच्चों कई सारी राज्यसभाएं थी। राज्यसभाएं कौन कौन सी, तंजौर, ढाका, मुर्शिदाबाद। इन सारी राज्यसभाओं को एक एक कर भंग कर दिया, जिसके कारण बच्चों जो राजा महाराजा के संरक्षण में जो कलाकार थे, दास्तकार थे, कारीगर थे, उन सब का भी क्या हो गया बच्चों, पतन हो गया। इसी तरह जो भारतीय परंपरागत व्यवसाय था ना बच्चों, या भारतीय औद्योगिक केंद्र थे, उनका औद्योगिक क्षरण हो गया था बच्चों। दूसरा पॉइंट आएगा बच्चों इसमें कि ग्राम शिल्प व कुटीर उद्योगों का पतन हो गया। जो गांव में हमारे छोटे छोटे उद्योग थे, हाथों से करते थे, उन सब का पतन हो गया। और इसका मुख्य कारण क्या था बच्चों, कि ब्रिटेन ने सस्ते यूरोपीय कपड़े और बर्तन इतने सारे बनाए कि भारतीय बाजार में उनकी बाढ़ ही आ गई। भारतीय जो हस्तशिल्प उद्योग थे ना, वो ब्रिटेन के मशीन से बनाए गए उद्योग से प्रतियोगिता नहीं कर पाए, और एक कारण था इनका पतन हो गया बच्चों। इसका तीसरा परिणाम आएगा बच्चों औद्योगिकरण का प्रभाव, कि औद्योगिकरण का अप्रत्यक्ष परिणाम ये हुआ कि भारत की जो सामाजिक संरचना, मतलब बच्चों
कि हमारी सामाजिक संरचना कैसी थी, संयुक्त परिवार की। संयुक्त परिवार से कैसा परिवार बन गया बच्चों, एकल परिवार में परिवर्तन हो गया। एकल हो गया। समुद्र तटीय नगर बच्चों जैसे बम्बई, कलकत्ता, मद्रास उपयुक्त माने गए थे, क्योंकि इन जगहों से उपभोग की आवश्यक वस्तुओं का निर्यात आसानी से पानी के जहाज़ के द्वारा किया जा सकता है। और जैसा कि आपको पता है बच्चों, आज भी हमारे वहाँ 90% से ज़्यादा जो व्यापार होता है वो महासागरों से होता है बच्चों। यहीं से उत्पादित वस्तुओं को सस्ती लागत से आयात किया जाता था या निर्यात किया जाता था। फलस्वरूप औपनिवेशिक शहर कलकत्ता की स्थापना की गई। अगर पूछो बच्चों, एक क्वेश्चन आता है कि कलकत्ता को किसने बसाया या कलकत्ता की स्थापना किसने की, कलकत्ता की स्थापना किसने की थी, तो इसको बच्चों 1690 में जॉब चोरनॉक ने की थी। कलकत्ता की स्थापना किसने की थी, 1690 में जॉब चोरनॉक ने किया था। किसकी स्थापना बच्चों, कलकत्ता की स्थापना की थी। औपनिवेशिक प्रभाव का बच्चों अंतिम टॉपिक है, अंतिम पॉइंट है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों द्वारा मजदूरों का भी शोषण किया गया था। तो अंग्रेजों ने बच्चों हर एक क्षेत्र में शोषण किया था, मजदूरों का भी शोषण किया था। और इसका एक उदाहरण है बच्चों असम में हुई। असम क्या है बच्चों, विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र था, जहाँ पे दूसरे राज्यों से क्या है, चाय के बागवानी करने के लिए श्रमिक मंगाए गए थे। दूसरे राज्य में प्रमुख थे बच्चों झारखंड और बिहार। आधिकारिक रिपोर्ट से पता चला था कि बच्चों मजदूरों की जो भर्ती हुई थी ना, वो गलत तरीके से हुई थी। उनको प्रलोभन दिया था या उनको बड़ा ही डरा धमका कर उनको क्या किया गया था, भर्ती किया गया था, है ना। मजदूरों से बलपूर्वक बागानों में सस्ते में काम कराया जाता था। इससे बागान वालों को ही सिर्फ फ़ायदा मिलता था और मजदूरों का शोषण होता था। मजदूरों से 4 साल का समझौता कर लिया जाता था, उससे पहले मजदूर तोड़ ही नहीं सकते थे। यानी अगर पूछे ब्रिटिश शासन ने मजदूरों को कैसे शोषण किया, तो 1851 में बच्चों ब्रिटिश शासन ने असम में चाय के बागान लगाए। क्योंकि असम कैसा था, विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र था बच्चों, इसलिए उन्होंने जो अन्य राज्य थे, जैसे क्या था बच्चों, झारखंड था, झारखंड से क्या किया उन्होंने, मजदूरों को मंगवाया। और मजदूरों को या तो प्रलोभन दिया गया या तो डरा धमका कर बच्चों उनकी भर्ती की गई ज़बरदस्ती, और उनसे 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। 4 साल से पहले वो लोग इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ नहीं सकते थे। और अगर पूछे बच्चों बागान के मालिक कौन थे, बागान के मालिक अंग्रेज़ थे, जो कि बड़े बड़े अपनी मैम साहब के साथ बंगला में रहते थे। जो सरकार भी थी ना बच्चों, वो मजदूरों के साथ नहीं थी, बागान मालिक की हितैषी सरकार थी। अर्थात मजदूरों के शोषण पे सरकार भी कोई भी ध्यान नहीं देती थी। बागानों के मालिक कौन थे बच्चों, अंग्रेज होते थे, और उनकी मैम साहब विशाल बंगले में रहते थे, और उस बंगले में बच्चों उनकी ज़रूरत का सारा सामान उनके पास मौजूद था, और उनकी ज़िंदगी चकाचौंध होती थी। लेकिन हमारे जो चाय के बागान में जो मजदूर काम करते थे, वो उनसे डरा धमका कर बच्चों काम किया जाता था, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कराया जाता था, और दूसरे राज्यों से उनको भारत में लाया जाता था। तो बच्चों भारत में ब्रिटिश उद्योगों ने क्या प्रभाव पड़ा, नंबर 1 औद्योगिक क्षरण हुआ था, जिसमें मैनचेस्टर प्रतियोगिता से रेशम और कपास का उत्पादन गिर गया। पुराने नगरी केंद्र सूरत और मछलीपट्टनम का विघटन हो गया था बच्चों। साथ ही साथ में बच्चों नए केंद्र मुंबई और मद्रास को बनाया गया था, जो कि उपनिवेशवाद में प्रचलित थे। जो हमारी राज्यसभाएं तंजौर, ढाका, मुर्शिदाबाद थी, उनको विघटित कर दिया गया था। कारीगरों का पतन हो गया था। दूसरा आएगा ग्राम शिल्प व कुटीर उद्योगों का पतन हो गया था। औद्योगिकरण का अप्रत्यक्ष परिणाम क्या हुआ था बच्चों, सामाजिक संरचना में बदलाव आया था। एकल परिवार से संयुक्त परिवार से एकल परिवार हो गया था बच्चों। कोलकाता की स्थापना किसने की थी, जॉब चोरनॉक ने की थी। कब की थी बच्चों, 1690 में बसाया था। चौथा पॉइंट था बच्चों ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों द्वारा मजदूरों का शोषण किया था। चाय का बागान कब कराया गया था, 1851 में असम में कराया गया था। असम विरल जनसंख्या था, इसलिए झारखंड से मजदूर बुलाए गए थे। मजदूरों को प्रलोभन देकर डरा धमका कर भर्ती किया गया था। 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था बच्चों। अब अगला आएगा बच्चों कि स्वतंत्र भारत में औद्योगिकरण कैसे कैसे हुआ था। तो औपनिवेशिक शासन का एक ही कुप्रभाव था बच्चों कि हम शोषित भारत हो चुके थे, सोने की चिड़िया से शोषित भारत हो चुके थे हम। स्वतंत्र भारत के लिए हमने संघर्ष किया। राष्ट्रीय आंदोलनकारियों ने कई सारे आंदोलन किए। असहयोग आंदोलन हो गया बच्चों, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, साथ ही साथ में गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, जहाँ पर गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। और स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने नारा दिया था बच्चों, बाल गंगाधर तिलक ने।
औपनिवेशिक शासन से पूर्व जो है समृद्ध भारत था और संपन्न भारत था। इन्होंने ही भारत में आकर शोषण किया और भारत में गरीबी हो गई। गरीबी दूर करने के लिए हमने क्या किया बच्चों, आधुनिक विचार को अपनाते हैं। हमने ऐसा माना बच्चों कि आज हमारा भारत स्वतंत्र हो गया, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। हमने कहा अब हम आधुनिक विचार अपनाएंगे। आर्थिक विकास के साथ साथ हम तर्क, विज्ञान और तकनीक का भी सहारा लेंगे और हम इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, योजना बनाएंगे। परंपरागत भारतीय अर्थव्यवस्था को दोबारा से पुनर्जीवित कर वैश्विक प्रतियोगिता के लिए खुद फिर से खड़े होंगे और हम क्या करेंगे बच्चों, उद्योगों की भी स्थापना करेंगे। जब भी वर्तमान विश्व में वर्चस्व संभव हो सकता है बच्चों। तो स्वतंत्र भारत में औद्योगिकरण कैसे करना था, आधुनिक विचार को अपनाएंगे, विज्ञान और तर्क का सहारा लेंगे, तकनीक का सहारा लेंगे, योजना बनाएंगे, बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना करेंगे। साथ ही साथ में बच्चों हमने माना कि 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसे दोबारा पुनर्जीवित करना होगा। 1905 के स्वदेशी आंदोलन में था बच्चों कि हम स्वदेश में बनी चीज़ों का ही उपयोग करेंगे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। तो भारतीय जो उद्योग धंधे खुलेंगे बच्चों, उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए हमें भारतीयों के उद्योग धंधे में जो चीज़ें उत्पादन होती हैं उन्हीं का प्रयोग करना पड़ेगा बच्चों। इसका प्रचार किया गया और स्वदेशी वस्त्र ही खरीदें अर्थात विदेशी ना खरीदें। बृहद तौर पर औद्योगिकरण किया जाएगा जिससे आर्थिक स्थिति में हमारे सुधार आएगा, सामाजिक न्याय हो पाएगा और भारत में आधारभूत ढांचे के वितरित करने वाले उद्योगों का विकास हुआ। शोषण के स्थान पे हमने बच्चों सामाजिक न्याय यानी समाज में सबको बराबरी मिले, समाज में सबको न्याय मिले, इसको हमने बढ़ावा दिया। अब आते हैं बच्चों उस टाइम के प्रथम प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के साथ साथ बच्चों ये पहले विदेश मंत्री भी थे। और क्या कौन थे बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री के साथ साथ बच्चों भारत के पहले विदेश मंत्री भी थे। पंडित नेहरू ने कहा आधुनिक भारत के मंदिर क्या होंगे बच्चों, बांध होंगे। और इसी बांध में कई 1952 से ही बच्चों कई सारी नदी घाटी परियोजनाओं को भी शुरू किया गया था। जैसे बच्चों उस टाइम पे सबसे महत्वपूर्ण क्या था, भाखड़ा नांगल बांध। ये भाखड़ा अलग है बच्चों, नांगल अलग है। भाखड़ा बड़ा है और नांगल बांध छोटा है। विशाल व ऊंचा बांध 1963 में बना जो कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश के जस्ट बॉर्डर पर ही था, है ना। आधुनिक भारत के लिए उद्योग, बांध, विद्युत संयंत्र का विकास होगा और इसी के लिए बच्चों योजना बनाएंगे। योजना की प्लानिंग बच्चों हम आज़ाद होने के बाद हमने नहीं की, उससे पहले से ही हम योजना बनाते आ रहे थे। तो सबसे पहले 1938 में बच्चों कांग्रेस ने एक राष्ट्रीय योजना समिति बनाई थी जिसका काम था बच्चों कि आज़ाद भारत के लिए योजना बनाना, जो कि 1938 में बनी थी और 1939 से इसने काम करना चालू कर दिया था। इसके अध्यक्ष बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और अगर पूछे इसके संपादक कौन थे बच्चों, के.टी. शाह थे। लेकिन बच्चों ये असफल हो गया क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रीय आंदोलनकारियों को उस टाइम पे बच्चों क्या हुआ था, जेल में डाल दिया गया था, जिसकी वजह से जो राष्ट्रीय योजना समिति थी ना, ये क्या हो गई थी बच्चों, असफल हो गई थी। बाद में बच्चों आगे चलकर इसी को हमने 15 मार्च 1950 को योजना आयोग के नाम से बनाया था, जो कि वर्तमान में परिवर्तित हो गया। योजना आयोग का क्या काम था बच्चों कि आज़ाद भारत के लिए क्या करना, योजना बनाना। और इसने योजना कैसे बनाई थी बच्चों, पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से। किससे बनाई थी बच्चों, पंचवर्षीय। अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं हैं बच्चों, 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं। और अंतिम कौन थी बच्चों, 2012 से लेकर बच्चों 2017 तक। उसके बाद बच्चों कोई सी भी योजना नहीं आई है। वर्तमान में योजना आयोग का नाम बदलकर हमने क्या कर दिया, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया था। साथ साथ में नए औद्योगिक शहरों का भी उद्भव हुआ, जैसे बोकारो हो गया, भिलाई हो गया, राउरकेला हो गया, दुर्गापुर। यहाँ पर बच्चों क्या हुआ था, स्वतंत्र भारत में नगरीकरण हुआ था। तो बच्चों जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, आधुनिक भारत के मंदिर क्या होंगे, बांध होंगे। 1963 में कौन सा बांध बना था, भाखड़ा नांगल बांध बना था। कहाँ पर है बच्चों, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर में। 1938 में क्या हुआ था, राष्ट्रीय योजना समिति बनी जो कि 1939 से काम किया। इसके नेताओं को जेल में डाल दिया था। इसके अध्यक्ष से पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संपादक कौन थे बच्चों, के.टी. शाह। बाद में 15 मार्च 1950 को योजना आयोग बना। योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजना बनाई। कितनी पंचवर्षीय योजना आई थी बच्चों, 12 आई थी। अंतिम कौन सी थी, 2012 से 2017 तक की थी। साथ साथ में नए औद्योगिक शहरों का उदय हुआ था बच्चों, बोकारो, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर का।
साथ ही साथ में बच्चों भूमंडलीकरण द्वारा शहरों का अत्यधिक प्रसार हुआ था। जैसे मैंने बताया था बच्चों, हमारे वहाँ शहरों की संख्या जो है बढ़ती चली गई। 31% जनसंख्या कहाँ रहने लगी? शहरों में रहने लगी। 68% जनसंख्या बच्चों आज भी कहाँ रहती है? गाँव में रहती है। तो बच्चों समाजशास्त्री MS राव ने कहा था कि भारत के कई गाँव जो है तेजी से बढ़ रहे हैं और उनमें भी नगरीय प्रभाव आ रहा है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। समाजशास्त्री MS राव ने 3 प्रकार का नगरीय प्रभाव बताया था। पहला बताया था बच्चों कि एक ऐसा गांव जहां से रोजगार के लिए या तो दूसरे शहर जाते हैं या तो विदेश जाते हैं लोग, तो पहला नगरीकरण। यानी क्या था बच्चों, मान लो एक गांव है, यहाँ से क्या करेंगे लोग, दूसरे शहर में या विदेश चले जाएंगे, तो इससे क्या होगा बच्चों, नगरीकरण आ जाएगा। किसने कहा था? MS राव ने। जैसे बच्चों गुजरात। उसके बाद में क्या आएगा बच्चों दूसरा, वे गांव जो औद्योगिक शहर के निकट है। यानी मान लो बच्चों दूसरे पॉइंट पे ये कोई गांव है और ये औद्योगिक शहर के निकट, जैसे मान लो ये बोकारो है, भिलाई औद्योगिक शहर है, तो ये क्या होंगे, अपने आप में यहाँ पे नगरीय प्रभाव आ जाए, ये भी बाद में नगर बन जाएंगे। जैसे कौन है बच्चों? भिलाई हो गया। तीसरा क्या चीज़ है बच्चों? तीसरा है कि महानगरों के उद्भव और विकास से जो निकट वाले गांव होते हैं ना, वो प्रभावित होते हैं। जैसे बच्चों तीसरे में मान लो ये दिल्ली था, दिल्ली के आसपास में जो भी क्षेत्र थे, जैसे बच्चों गुड़गांव हो गया, नोएडा हो गया, फरीदाबाद, गाजियाबाद, ये सब बच्चों किस में आ गए? दिल्ली के साथ में NCR में आ गए, यानी नगरीय प्रभाव में आ गए। भारत में नगरीय जनसंख्या और कस्बों की संख्या बढ़ रही है। 1991 में जहाँ पर 17.2% ही लोग नगर में रहते थे, यानी 2843 ही कस्बे थे। आज 31% जनसंख्या नगरों में रहते हैं। 7935 कस्बे हैं बच्चों हमारे वहाँ पे, है ना। नगरों के विकास के लिए सरकार ने भी बढ़ावा दिया है। 2015 में सरकार ने एक योजना शुरू की गई है कि जिसमें स्मार्ट सिटी योजना, जिसमें 100 शहर में शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा की भी योजना की जाएगी बच्चों। तो MS राव ने कितने प्रकार का नगरीकरण कहा है बच्चों? 3 प्रकार का। पहला क्या था? वे गांव जहां रोजगार के लिए दूसरे शहर या विदेश जाते, जैसे गुजरात। दूसरा वे गांव जो औद्योगिक शहर के पास में। तीसरा जो महानगर के पास है, जैसे दिल्ली में NCR, दिल्ली के साथ NCR के इलाके सारे जुड़ गए, तो उसे हम कहते हैं बच्चों। तो बच्चों ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हमने इसमें देखा बच्चों कि निष्कर्ष में हम बात करेंगे कि हमने इसमें अंग्रेजी पूंजीवाद की और उपनिवेशवाद की बात की बच्चों, जो कि इतिहास का विषय है, लेकिन ये इसको हम समाजशास्त्र में भी पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आज हमारे दैनिक जीवन के जटिल रूप में मौजूद है, जिसने आधुनिक भारत में महत्वपूर्ण भूमिकाएं भी निभाई है। इसी तरह बच्चों औद्योगिकरण हो गया, नगरीकरण हो गया, ये केवल उत्पादन की तकनीक और नवीनीकरण आबादी की सघनता ही नहीं है, ये हमारे जीवन का अतरंग हिस्सा है। इसीलिए समाजशास्त्रियों ने क्या किया बच्चों? पूंजीवाद, औपनिवेशिक शासन, औद्योगिकरण, नगरीकरण, इन सबको किस में शामिल किया है बच्चों? समाजशास्त्र में शामिल किया है।